गुरुभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभीयभ्येव च नमः ब्रह्मसूत्राभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ओम सूर्यभ्ये नमः। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ मिश्रा जी का और उसकी पूरी टीम, वैशाली दीदी, आप किसान संघ के कार्यकर्ता, आप सचिन भाई, बहुत सारे देश भर के लोगों को ये लोग यहाँ शहरी जनों के सामने अलग अलग प्रकार का कौशल प्रकट करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो हृदय से अभिनंदन के पात्र है। और हृदय से मैं उन लोगों का अभिनंदन भी करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और आशीर्वाद भी पाता हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम हम सुनते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, बहुत इवेंट्स अटेंड करते हैं, बहुत मेले अटेंड करते हैं। मतलब दुनिया प्लस 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 2G 5G क्या क्या मुझे तो पता नहीं है, इतना आगे जाती रहती है। दुखद बात इस माहौल में ये है कि आज पूरे विश्व का इंग्रेडिएंट्स बन चुका है इंटरनेट। पूरे विश्व का इंग्रेडिएंट्स बन चुका है इंटरनेट। खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन इंटरनेट बंद रहेगा तो नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे प्रगति का रास्ता है इंटरनेट। पर उसमें दुख की बात यह है कि उसमें से दो चीज बाद हो गई, गाय और कृषि। तो आज मैं ये बात करूंगा कि मेरे जीवन में सबसे अहम रोल है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप। क्योंकि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, तो उसका श्रेय भी यूट्यूब को और फेसबुक को ही जाता है। क्योंकि ये दीदी ने सबसे पहले वीडियो देखी थी, लगभग 6 साल से करीब हो गया। तभी से वो मेरे से फ़ोन से कनेक्टेड है। उसका कारण एक ही मात्र है, यूट्यूब। तो मैंने ये प्रयास किया है, मैंने तो नहीं किया ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ, जो भी हुआ है एक अनजाने में हुआ है। जैसे आज से 13 साल पहले, 14 साल पहले जो शादियाँ में फेंक देते थे रोटियाँ और मिठाई, ये सब लेके खाते थे हमारा परिवार ने, ऐसी स्थिति थी। उस समय एक गाय थी हमारे पास, 2 बैल थे, 2-3 भैंसें भी थी। गांव में ज़मीन मकान सब बिक गया। फिर हम लोग शहर में एक जैन समाज की ज़मीन रेंट पे रखी, पर पैसे नहीं थे, तो गोबर और गौमूत्र का उपयोग किया और खूब अच्छी फसल पाई। उसमें एक साल 35 लाख की प्याज हुई। तो उस प्याज से फिर से ये शहर से 4 किलोमीटर दूर ज़मीन खरीदी। और गाय से जब सफलता मिलने लगी तो जिसकी बंद थंथ वाली गाय है, किसी की बीमार गाय है, किसी की प्रेग्नेंट नहीं होती, ऐसी गाय ला करके उसको डेवलप किया। और उसमें से आप सबके आशीर्वाद से हमारे पास आज 150 के करीब गौ माताएँ हैं। और A1 क्लास ब्रीड है, जो भारत की टॉप ब्रीड मानी जाती है, उसमें से एक सेंटर हमारा है। तो ये सब बात करना आपके सामने ज़रूरी इसीलिए था कि एक हृदय के भाव से कोई व्यक्ति खेत के अंदर, गौ माता के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर हृदय से जब खड़ा रहता है तो ब्रह्मांड की सभी एनर्जी उसके आसपास में काम करने लगती है, एक्टिव हो जाती है। और उसमें भी अपना जो काम है वो तो गौ माता का काम है, मतलब गौ पालन का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गौ सेवा करते हैं,
यहाँ ये भी स्पष्टता हो जाती है कि गाय सेवा और पूजा का साधन नहीं है। गाय उपयोग की और आरोग्य की अनन्य सरिता है, वो हमारे जीवन में प्रमाणित हुआ है। उसके बाद हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो भी परिस्थितियां निर्माण होती गई वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। दीदी ने बताया आज 130 देश में हमारा प्रोडक्ट ऑफिशियली जाता है ऑन पेपर डॉक्यूमेंट के साथ। अमेरिका भी प्रमाणित करके दिया है। अमेरिका जैसे देश भी हमारे पार्सल को रोकते नहीं है, रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे एक दिव्य शक्ति काम कर रही है जो गौ माता की है। उसके बाद लोगों की जिज्ञासा हुई, मीडिया वालों ने कवरेज दिया, प्रेस वालों ने दिया, तो एक योग बना, लोगों की इच्छा हुई कि आप हमें भी सिखाओ। आज तक लगभग 10-12 हज़ार इंजीनियरों को गोपालक बना चुके हैं ऑफिशियली ऑन पेपर डॉक्यूमेंट के साथ, और 26 देश के लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले गए हैं। हम हर महीने 4 दिन का ट्रेनिंग वर्क करते हैं कि गौ माता को हम लोग घरेलू प्रयोग से, घरेलू औषधियों से कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उसमें मुख्य रोल क्या क्या चीज़ का है। मैं डॉक्टर कोई है तो उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टरों का भी हम सम्मान करते हैं और डॉक्टरों को भी साथ में लेके चलते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी की ज़रूरत क्या है? अभी समाज जिस दिशा में जा रहा है, देश का युवान, देश के किसान और हम आम लोग, जैसे हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा जन्म लेता है, उसको हम 3 साल से वो अंग्रेजी स्कूल में बैठा देते हैं। ऐसा मार मार के उसको 20 साल होते हुए पूरा अंग्रेजी बना देते हैं। फिर चिंता भी वही करते हैं। अब वो बच्चा अपनी घर की मिलकत से, जो खेती बाड़ी से दूर हो जाता है, खेती बाड़ी से दूर हो जाता है, 20 साल तक बाहर ही पड़ता है, तो खेती बाड़ी की जो पद्धति है उससे वो अज्ञान हो जाता है, अनजान हो जाता है। और स्कूली शिक्षाओं में भी यही मुख्य शिक्षा दी जाती है कि बच्चे जो है लास्ट ईयर में, जब लास्ट में पढ़ते पढ़ते 2 साल उसके बाकी रहते हैं, तो स्कूल वाले ही उसको बताते हैं कि आप ऐसा करो तो ऐसा पैकेज मिलेगा, ऐसा करो तो ऐसा पैकेज मिलेगा। और जब बाहर निकलता है ना, तो वो पैकेज ढूंढता है। अपने बाप की 5 करोड़ की ज़मीन पड़ी है ना, उसके ऊपर काम करने की नहीं सोचता। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब इसके अंदर कैसे काम किया जाए? गाय और कृषि और आयुर्वेद, ये 3 चीज़ों को हमेशा जोड़ के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की, प्रकृति की और मानव व्यवस्था की जड़ है। 3, गाय, कृषि और आयुर्वेद। दुनिया कितनी भी हाई फाई 4G, 5G, 6G बन जाए, लेकिन गेहूं का दाना कभी कंप्यूटर में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? गेहूं का दाना तो मिट्टी से ही निकलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रकृति के नियम है। दूध कभी मशीन में बनेगा क्या? कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, दूध कहाँ बनेगा? गाय के थन में ही बनेगा। ये जो मूल चीजें हैं, उसको छोड़ के मनुष्य या प्रकृति या समाज कभी जिंदा नहीं रह सकते। अब ये मूल चीजें जो है, गाय, कृषि और आयुर्वेद, आप कितना भी चिकित्सा ले लो, बड़े बड़े बीमार मरीज लोग, एलोपैथी के डॉक्टर लास्ट में क्या कहते हैं? लिखा पट्टी करवा लेते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग ट्रायल ले रहे हैं, और जड़ से समाधान सच में नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको वो एलर्जी निकलती है ना, जो 1 सेकंड में पूरे शरीर में फैल जाती है, शीत पित्त क्या बोलते हैं हिंदी में उसको?
उसमें कोई डॉक्टर है तो बुरा मत समझना, यदि मेरी बात सही है तो ऊपर हाथ कर देना। उसमें एक एविल नेम की टेबलेट आती है, वो टेबलेट देते हैं, और वो टेबलेट जो आपका दर्द है ना उसको दिमाग को असर नहीं होने देते, बस वही काम करती है वो टेबलेट। वो टेबलेट के अंदर कोई उसकी जड़ से समाधान नहीं है, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। परंतु गाय के घी में वो सच्चाई है, वही समस्या वही व्यक्ति उसको 1 चम्मच घी देसी गाय का, जो मैं बात करूंगा वो सब देसी गाय का ही होगा, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच सल्फर मुक्त खांड का पाउडर जिसमें सल्फर ना हो, उसको मिक्स करके खिला दो। 15 से 20 मिनट में वो समस्या चली जाएगी और जीवन भर नहीं होगी। ये जड़ से इलाज है। किसके पास ये इलाज है? गाय के पास। ये आयुर्वेद हुआ। गाय, आयुर्वेद और कृषि, जैसे हम कृषि है, अभी जो कृषि चल रही है, भाई साहब ने बताया, ये तो सब पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया का डाटा रखते हैं। अभी मेरे पास तो इतने डेटा नहीं है, पर सबसे मैं देसी में अंदाज लगाता हूँ। जैसे सबसे पहला शिक्षित राज्य था पंजाब, है ना? सबसे ज़्यादा HF जानवर कहाँ पर है देश में? पंजाब में, है ना? उसके बाद पूना का नंबर आएगा। सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ पे यूज होता है? पंजाब। अब ऐसा क्यों हुआ? वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना? आज भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, कुछ गांव है जहां कोई केमिकल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं जाता, कोई बीज की थैली नहीं आती। आज भी ऐसे गांव है, मैं बहुत घूम घूम के आया हूं। तो यहाँ कहने का मतलब है मेरा कि समाज की रचना मूल पंच महाभूत से मिली हुई है। उसमें एक गाय है, कृषि है और आयुर्वेद है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताने जा रहा था कि पंजाब में से देसी गाय निकल गई, है ना? HF हो गया। पंजाब के लोग खूब पढ़े, वहाँ पे डायमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसे केमिकल आए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उसके बाद जब केमिकल जमीन में यूज हुआ तो जमीन की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई। तो प्लांट जो कोई भी पौधा लगाते हैं उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई। तो उसके कारण उसमें कीड़े आए तो उसने पेस्टिसाइड यूज किया। अब परिस्थिति वहाँ की ये हुई, मैं अभी कल ही आया पंजाब से, परिस्थिति वहाँ की ये हुई कि जो किसान है वो जमीन बदल रहा है, खेत की जमीन JCB से निकाल के फेंक रहा है यमुना में, और दूसरी जो जंगल की जमीन लाके खेत को भर रहा है। छोटे छोटे किसान जो है जिसके पास संपत्ति है वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और वहाँ पे इतनी बीमारियां आई, मतलब पूरे गांव के गांव कैंसर। भटुंडा से एक राजस्थान की ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, ये सब जानते हैं आप। तो ऐसा क्यों हुआ? गाय को कृषि से हटा दिया वहां के लोगों ने, देसी गाय को कृषि से हटा दिया। अब देसी गाय को कृषि से हटाने से कृषि नपुंसक हो जाती है, अनफर्टिलाइज हो जाती है, जो प्रोडक्शन नहीं दे सकती। ठीक उसी तरह कई लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं, रोज के 20-25 फोन आते हैं कि हम लोग जो है गाय खरीदना चाहते हैं, दूध बेचना चाहते हैं, परंतु दूध के बेचने से गाय कभी पाली नहीं जाती। दूध बेचने के काम के लिए गाय कभी पाली नहीं जाती। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि गाय की मुख्य जो चीजें हैं, गाय की जो मुख्य चीजें हैं वो क्या है? गोबर गोमूत्र, गोबर और गोमूत्र। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास 20 एकड़ भूमि है, तो 20 एकड़ से हमारी पैदावार समझ लो 1 साल की हुई 20 लाख की, और गाय का दूध हुआ 1 साल का 3000 लीटर। तो गांव में तो दूध 50 रुपये जाता है, तो 1.5 लाख का दूध हुआ।
वो 1.5 लाख का दूध, और वो खेत में जो पैदावार हुआ है वो कितने का हुआ? 20 लाख का। तो ये दूध के सामने क्या है? दूध के सामने तो गोबर गौमूत्र कीमत बढ़ गई या दूध की बढ़ गई? तो गोबर गौमूत्र का तो ये तो एक ही उपयोग है, उसके बाद आयुर्वेद में भी बहुत सारे उपयोग है। यदि आप ऐसी, अभी तो जैसे चलन चला है तो आप फिनाइल भी बना सकते हो, अर्क बना सकते हो, उसके अलग अलग जूस बना सकते हो, बहुत सारा बन सकता है उसके अंदर, और काफ़ी सारे लोग बना भी रहे हैं। तो गोबर और गौमूत्र का सही तरीके से उपयोग वो समाज के लिए खूब उपयोगी है। तो जो भी गौशाला चलाना चाहते हैं, गौशाला और गौपालन करना चाहते हैं, उन लोगों को ये मुख्य पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए कि गाय का दूध बेच के गोपालन नहीं होता। सच में यदि गोपालन करना है तो गोपालन के मुख्य बिंदु क्या है? जैसे गोपालन करना है तो उसका मुख्य बिंदु है सफल गोपालन के, एक तो नस्ल की पहचान, नस्ल की पसंदगी। जो नस्ल है, जैसे आपकी मालवी है, निमाड़ी है, यहाँ की 2-3 नस्लें जो मैं जानता हूँ, उसमें भी शुद्ध नस्ल की पहचान, उसको पौष्टिक आहार, उसका पौष्टिक आहार और उसका संवर्धन और उसका मूल्यवर्धन, समझ लीजिए। बहुत सारे लोग, अभी मैं स्टॉल पे गया था, क्या नाम है बाबूजी का? हाँ, इनके प्रोडक्ट जो है 100% प्योर है, 100% शुद्ध है। अपने मध्य प्रदेश के ही भाई है, नाम तो मैं भूल गया हूँ, हाँ, लखन श्रीवादी। तो परंतु उसकी कुछ कमियां हैं, मैं यहाँ ओपन में ही बताता हूँ, इसीलिए कि उसका भी ध्यान में आए और लोगों को भी ध्यान में आए। उसकी गाय का प्रोडक्ट सोना क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ कि वो प्योर जंगल में चरती है, प्योर जंगल में चरती है, तो उसका कुछ भी लो, सब कुछ सोना है। अब उसका उपला लेके वो आए हैं, लेकिन वो 10 पैसे के जबले में रखे हैं। यही उपला कोई अमेरिकन लड़की के पास होता ना तो उसको सोना जैसा बना के बेच देता। अभी आप कितने में बेच रहे हो उपला? 1 जबला, 1 किलो 50 रुपये का। वही कोई पढ़े लिखे और चतुर आइडियाबाज व्यक्ति के पास होता तो वो 500 रुपये में बेचता। उसको बड़ा चढ़ा के बॉक्स में अच्छे से थोड़ा हाईलाइट करके उसका एक पेम्पलेचर बनाते, उसमें लिखते कि इसके क्या होगा, इससे क्या होगा, ये क्यों बेच रहे हैं, ये कैसी गाय का है। तो यहाँ मैं ये बात इसीलिए कर रहा हूँ, मैंने जो अभी पॉइंट बताए ना कि एक संवर्धन, पोषण युक्त आहार, नस्ल की पसंद, बाई प्रोडक्ट और मार्केटिंग। हम लोग किसान लोग क्या है, मार्केटिंग में मार खा जाते हैं। ये भाई रात दिन मेहनत करता है जंगल में, गायों की ट्रीटमेंट, गायों का पालना मतलब आसान काम नहीं है। ये घर वाले और परिवार को भूल जाता है ना, वही व्यक्ति गाय का काम कर सकता है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद बड़ा हुआ हूँ गायों के बीच में। आज भी मेरा परिवार, हम 8 लोगों का परिवार गांव से 4 किलोमीटर दूर 150 गायों के बीच में रह रहे। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब था कि मार्केटिंग, उसके पास घी है ना, वो घी 11,000 रुपये किलो बिकना चाहिए, क्योंकि वो गाय कोई फर्टिलाइजर केमिकल वाला कुछ खाती ही नहीं है। परंतु उसका घी प्लास्टिक में है, वो प्लास्टिक भी फ्रूट ग्रेड नहीं है, ये उसकी कमजोरी है। उसको अच्छे से बॉक्स में कैसी गाय का है, ऐसी गाय का खाना चाहिए, किसी की बुराई नहीं लिखना है, लेकिन हमारी गाय क्या क्वालिटी का खाती है, हमारे पास कौन सी नस्ल है, क्योंकि ये मेन चीजें है। यदि देखो मेहनत, कोई भी प्लान है ना, कंपनी चलती है तो कैसे चलती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलता है तो कैसे चलता है, मैन्युफैक्चर, मैनेजमेंट और मार्केटिंग, ये 3 चीज में से एक भी चीज आपकी कमजोर हो जाए तो प्लान फेल हो जाता है। क्या हो जाता है?
तो हम जो किसान लोग हैं, जो गोपालक लोग हैं, वो सोने को सोना बता के नहीं बेच सकते। और ये जो मैनेजमेंट, जो आईआईटी के स्टूडेंट है ना, वो टकले को भी कंगा बेच के आते हैं, टकले को भी कंगा बेच के आते हैं। तो यहाँ मैं आपको गिराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको हमारी जो समाज की, पूरे समाज की जो कमजोरी है वो ये है। और गोपालन और कृषि, उसके बीच में एक बहुत बड़ा एक बिचौलिया है। जैसे किसान से गेहूं कितने रुपए में जाता है यहाँ पर, मंडी में क्या गवर्नमेंट का क्या रेट है? 20 रुपये किलो, 1900। आप गेहूं बेचते हो ना? आपके घर में 20 रुपया किलो आता है। आपके घर में कोई पार्ले जी का बिस्किट बच्चा लेगा तो कितने ग्राम का आता है पता है आपको? 10 रुपये का कितना ग्राम आता है? 50 ग्राम, 20 या 50 ग्राम। 100 ग्राम का 20 रुपया, तो 1 किलो का कितना हुआ? 10 गुना बढ़ा के बेचते हैं ना वो लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच वाली सिस्टम है उसको भी हमें ही खत्म करना पड़ेगा, दूसरा कोई आके नहीं खत्म करेगा, हमें ही खत्म करना पड़ेगा। तो गोपालन जो है, बैठ जाइए, गोपालन जो है उसके मुख्य बिंदु, उसके साथ कृषि भी गो आधारित होती है। जैसे कितने लोगों के घर में गाय के गोबर के उपले से रोटी बनती है, ऐसे लोग हैं कोई? क्या है ना? अब वो उसकी जो राख निकलती है उसका क्या करते हैं आप? बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से कीट नियंत्रण, मैं आपको राख का एक प्रयोग बता देता हूं। देसी गाय के गोबर की राख जो है, वो अपना स्प्रे पंप है ना जो 15 लीटर वाला, उसमें 100 ग्राम डालना है और 1 लीटर गोमूत्र। 100 ग्राम देसी गाय के गोबर की भस्म और 1 लीटर गोमूत्र। कैसी भी फंगस है आपके क्रॉप में, जमीन में चलने वाली फंगस या बाहर की प्लांट की फंगस, उसके ऊपर 12-15 दिन एक ही स्प्रे करना है। मेरा अनुभव रहा है कि एक ही स्प्रे में फंगस रुक जाएगी। सबसे ज़्यादा फंगस आती है जीरा में, धनिया में, इन चीज़ों में ज़्यादा, आलू में, हल्दी में। हाँ, पानी में मिलाने वाला प्रयोग जो है वो जमीन की फंगस को रोकेगा। जैसे आपको 1 एकड़ में फंगस को कंट्रोल करना है, तो मैंने तो ज़्यादा पिलाई थी, 10-15 किलो 1 एकड़ में, पर मेरे पास पर्याप्त है। मेरे 3 चूल्हे चलते हैं, तीनों गोबर के उपले से चलते हैं। एक गायों का गर्म पानी का बॉयलर चलता है, वो भी गोबर के। तो रोज की लगभग 2 से 3 किलो भस्म निकलती है। पर आपके पास कम है तो 5 किलो से नीचे नहीं चलेगी। 5 किलो भस्म और 20-25 लीटर गोमूत्र 1 एकड़ में पिला दो, पहले ही साल में फंगस आपको दिखेगी ही नहीं। जिसकी मूंगफली सूख जाती है ना, इसमें 100% प्रयोग करना, और आपको सफल हो जाए तो उसकी शूटिंग करके और 100 किसानों को बताना। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है, इससे बड़ी गौ सेवा कुछ नहीं है। 25 लीटर गोमूत्र, आप गोमूत्र बढ़ा चढ़ा के भी डाल सकते हैं, 500 लीटर तक डाल सकते हैं 1 एकड़ में। गोमूत्र भी खुद अपने आप के अंदर एक ये है फंगिसाइड, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा सल्फर है। कितने किसान हैं जो खेत में सल्फर दुकान से लाते पिलाते हैं? जो सल्फर की बोतल आती है ना, 80 रुपये की आती, और 5-6 साल पहले 80 रुपये की आती थी 1 लीटर की। अभी तो 300 रुपये के आसपास होगा उसका दाम। उससे 10 गुना ज़्यादा सल्फर अपने गोमूत्र में है। तो इस प्रकार से मूल्यवर्धन पे भी जाना पड़ेगा। मूल्यवर्धन में भी जैसे आप बायो फर्टिलाइजर बनाते हो तो लमसम बना के, जैसे आपने स्टिकर चिपकाई थी बोतल पे, ऐसे मत चिपकाओ, पूरा सर्टिफाइड करो। जैसे आपकी बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जहाँ सर्टिफाइड होता है वहाँ पे सर्टिफाइड करो।
उसके जो भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर लगा के पूरा A to Z क्लियर करो। और एक वेबसाइट भी होनी चाहिए अपनी। हम लोग आखिर में 10 साल से कोई APMC में माल बेचने नहीं गए हैं। हमारी एक खुद की वेबसाइट है gircowcare.org, और उन्हीं के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट उसी के माध्यम से बिक जाते हैं। अभी हमने उसमें भी थोड़ा इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जो कंट्रीज में हमारी वेबसाइट खुलेगी वहाँ के ही रेट दिखेंगे। भारत के बाहर जो हम घी बेचते हैं वो 10,500 रुपये लीटर बेचते हैं, और उसमें भी वेटिंग है। सिर्फ 3 महीना में रोज का $400 से $600 का व्यापार हुआ है। और हमारा कॉरपोरेट कंपनी टाइप की टीम है पूरी, 92 लोग है, उसमें 40 लोग IT के हैं। 4,000 से लेके 74,000 तक का सैलरी है एक व्यक्ति का। हमने शोषण मुक्त गोपालन बिजनेस एक ऐसा सूत्र धारण किया है। अभी हमारा टारगेट है आने वाले 1 साल में पर डे का $5,000 का काम होना चाहिए। किसान व्यापारी नहीं बन सकता क्या? ये कोई गलत है क्या? तो आज तक जो किसान है, जो किसान भाई सुन रहे हैं, उसको मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि कृषि और गाय को हल्के से मत लो। जैसे आप एक कंपनी चलाते हो ना, ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की, आप कितने बजे उठते हो? 5 बजे। रात को कितने बजे तक काम करते हो? रात में भी फोन अटेंड करते हो ना 11 बजे तक। तो क्या टाइम हुआ? सुबह 6 से रात के 11 बजे तक, दिन का कितना घंटा हुआ? इतनी मेहनत व्यक्ति फैक्ट्री करके भी करता है। मतलब जो हमें दिखता है कि ये गाड़ियां लेके घूम रहा है, ये बड़ा बिजनेस करके चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन वो बाहर से दिखने में ही अच्छा लगता है। मैं अभी विवेक बिंद्रा के पास 2 दिन रह के आया, कल परसों में उधर उसके फार्म हाउस में था। वो बंदा इतना बड़ा नाम है, आप में से शायद कोई जानते होगे विवेक बिंद्रा को। कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं ना। वो व्यक्ति 18 घंटा काम करता है। वो जितनी मेहनत वहाँ करता है उतनी मेहनत यदि हम हमारी खेत और गौशाला में कर दे तो दुनिया का एक भी देश ऐसा ना रहे कि हमारी प्रोडक्ट को ना खरीदे। तो हम लोग उसी प्रकार से, मतलब एक प्लानिंग के तहत उसमें काम करेंगे तो ही काम होगा। गोपालन मतलब सिर्फ भाव और श्रद्धा से देखने की बात नहीं है। मैं यहाँ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, परंतु मैं ये भी बता रहा हूँ कि शोषण मुक्त बिजनेस। अब गायों को सीजन के अनुरूप, अभी जैसे गर्मी चल रही है तो उसके 2-3 पॉइंट उसके भी बता देता हूँ कि अभी जैसे मैंने 2-4 दिन एक वीडियो डाली है यूट्यूब में, सुगंधी वाड़ा। कितने लोग जानते हैं यहाँ सुगंधी वाड़ा को? देखो, ये स्कूली शिक्षाओं का कमाल है। सुगंधी वाड़ा एक ऐसी औषधि है कि 24 घंटा वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके वो जमीन पे देती है। दूसरी, उसको कभी आप आग में जलाओगे तो वायुमंडल का शुद्धिकरण करेगी। सिर्फ 2-4 जड़ें उसकी यहाँ लेके कोई आप यज्ञ या उसके ऊपर डाल दोगे तो ये पूरा जितना कैंपस है ना, ये पूरे कैंपस में ऐसी खुशबू आएगी कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ये उसका सुगंध का काम है। अब उसका काम पानी के ऊपर क्या है? हमारे दादा परदादा, शायद आप में से किसी को पता हो तो, एक पोटली डालते थे पानी के मटके में। वो पोटली में थोड़ा घास रहता था, वो घास था सुगंधी वाड़ा की जड़। सुगंधी वाड़े की जड़ आप यूट्यूब गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये सुगंधी वाड़ा जो है वो पानी में, आप गाय के पीने की टंकी है उसमें डाल दो, इतना, सिर्फ इतना सा ही। बहुत सस्ती चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। उसके बाद आप खुद वो पानी पी के ट्राई कर लो। वो पानी इतना शीतल हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है कि वो गर्मियों की विकृतियाँ जितनी है किसी भी शरीर में, मनुष्य की, गाय की, बैल की, नंदी की, पशु पक्षी की, वो जो गर्मी की विकृतियाँ है वो सारी शांत करता है सुगंधी वाड़ा। एक ये हो गया। यदि किसी इंसान को या गाय को, जैसे अभी किसी को गर्मी लग गई है धूप में चल के, तो देसी गाय का दूध 200 ग्राम
और 200 ग्राम सोडा, ड्रिंकिंग सोडा, जो ये पीने वाली सोडा है ना, प्लेन सोडा, कलर वाली नहीं, ध्यान से सुन लेना, ड्रिंकिंग सोडा, वो तुरंत मिला के पी लो। 20 मिनट में पेशाब की जलन, ये अपने पैर के तलों की जलन, ये 20 से 25 मिनट में शांत हो जाएगी। कभी एसिडिटी बढ़ गई है, तेल मसाला वाला खा लिया है, डकार आती है बार बार, ये सोडा पीने के बाद, दूध और सोडा पीने के बाद गारंटी से एक भी डकार नहीं आएगी। ये अपने घरेलू प्रयोग है, ये आप गाय में भी कर सकते हैं। समझ लो आपकी गाय को गर्मी लगी हुई है, तो ये सुगंधी वाड़ा का प्रयोग है, उसके ऊपर हाँ खसखस ही है, उसकी जड़ होती है ना लंबी लंबी पतली पतली, खसखस, उसको हिंदी में खसखस बोलते हैं। चलो नाम मिल गया, बढ़िया हुआ। तो उसके बाद यदि गर्मी लग गई है मनुष्य को, तो 1 कटोरी दही में 1 ही चमची इसबगुल तो जानते हैं ना आप, ये पहला प्रयोग है। आंतों की बीमारी, आंतों की मूवमेंट कम हो गई है, ऐसे में घरेलू सचोट इलाज है ये, आप करके देख लेना। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है ना, तो भी पीना चाहिए सप्ताह में 1 बार, गर्मियों में 1 चम्मच इसबगुल और 1 कटोरी दही। इससे आंत की मूवमेंट मजबूत रहती है, आंतों की मूवमेंट मजबूत रहती है। उसके बाद दूसरा प्रयोग, कई बार लू लग जाती है हम लोगों को, बाहर धूप में घूम लेते हैं, तो 1 प्याज का रस 1 कटोरी दही में डाल के पी लो, उसी मिनट समाप्त हो जाएगी, उसी सेकंड में समाप्त हो जाएगी। 1 कटोरी दही में 1 प्याज का रस। तो ऐसे सीजन के अनुरूप गोपालन में भी बदलाव करना चाहिए। बहुत जगह पे मैं देखता रहता हूं कि लोग ठोकते रहते हैं, भूस भूस भूस, गेहूं के भूस के सिवा कुछ नहीं देते हैं। परंतु ये हमारी नादानी है, नासमझदारी है, कई जगह पे मजबूरी भी है। गाय को ऋतु चक्र के अनुसार खाना देना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, इसमें गोपालक लोग हैं, उसने कभी गाय को लहसुन खिलाया है? कभी आपकी गाय लहसुन खा गई गलती से भी? ट्राई किया आपने? ये अंकित जैन है, ये भी हमारे स्टूडेंट है, यहाँ अच्छी सी गौशाला चलाते हैं 100 गाय की। तो क्या हुआ लहसुन खाने के बाद? लहसुन की गंध आती है ना, लहसुन की गंध इसीलिए आती है, वो लवणीय है, गंधवर्धक है। लहसुन जो है गंधवर्धक है, इसीलिए उसकी गंध आती है दूध में, गोबर में, गौमूत्र में। पर वो गाय ने खाया इसीलिए आया ना। तो आप जो चीज गाय को खिलाओगे वो 72 घंटे में गाय आपको देगी। 72 घंटे में वो चीज आपको गाय देगी। अब आप भूस दे रहे हो, भूस का एनालिसिस डेटा क्या है, किसी के पास है क्या? गेहूं के भूस के अंदर क्या चीज है? 2 कंटेंट है उसके अंदर, पोटेशियम और फाइबर। ये ऑफिशियली है, आप यूनिवर्सिटी से डेटा निकलवा के देख लेना। किसी भी प्राणी को शरीर चलाने के लिए 18 से 21 एलिमेंट चाहिए, 18 से 21, किसी को 16, 17, 18, 20, 21 अलग अलग एलिमेंट चाहिए। तो गाय ये इसमें आती है, इस व्याख्या में कि नहीं आती? तो गाय को हमेशा हम गुड़ का पानी वाली करके भूस खिलाते हैं ना, वो उसका खुराक नहीं है। मजबूरी में आप कभी खिला दो, कोई समय व्यतीत करना है 5-15 दिन का, वो बात अलग है। लेकिन रेगुलर एक ही चीज देने से गाय नहीं रहती। क्योंकि गो शब्द है ना, वो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। अथर्ववेद का अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गो टेक्नोलॉजी क्या है। गो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, सीधा सूर्य और पृथ्वी से जो चीज का संबंध है, वो टेक्नोलॉजी का नाम गो है। उसमें से आपने क्या हटा दिया? उसका खाना हटा दिया, वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। उसके बाद अभी मैं हरियाणा में एक गौशाला में होके आया, वहाँ पे एक डॉक्टर शैलेंद्र जी है, BMS भी है, पंचगव्य में MD भी किया हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो
परंतु उसके वहाँ गाय को दिया जाता है एक ही चीज़, भूस। उसको ये लॉजिक समझ में ही नहीं था। जब उसको समझ में आया तो आज से ही उसने काम चालू कर दिया। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी गो है वो कई लोग तो ऐसा करते हैं कि उसको पक्के शेड में घुसा देते हैं, ऊपर बड़ा टीन बना देते हैं और उसमें वो रहती है। तो 3 चीज़ मुख्य है, जमीन, सूर्य और खाना। ये तीनों चीज़ में चीटिंग। सूर्य हटा दिया, ऊपर छत लगा दी। बड़े शहरों में जैसे दिल्ली जैसे शहरों में गाय बाहर तो जा नहीं सकती, और नीचे आरसीसी कर दिया, तो पृथ्वी से कनेक्शन काट दिया और खाने में सिर्फ गेहूं की भूस दे दिया। तीनों चीज़ गलत हो गई। अब हम कहेंगे कि इस गाय के गोमूत्र से या इस गाय के पंचगव्य घी से कैंसर ठीक होता है, तो आपको लगता है ऐसा होता है क्या? अपने 10 दर्शन, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण और 6 शास्त्र, उसमें एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है कि जिसमें गाय की व्याख्या ना हो, छोटे से छोटे शब्द में। वेदों में उसमें लगभग 1100-1200 जगह पे गाय का वर्णन है। तो गाय का वर्णन जो है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि तेजस्वी, प्राणवान और तंदुरुस्त। कैसा होना चाहिए गाय? तेजस्वी, प्राणवान, शुद्ध नस्ल की और तंदुरुस्त, किसी भी प्रकार की नहीं। तो माफ करना जो चिकित्सा कर रहे कोई आयुर्वेद में, तो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु एक जागृति के विषय के रूप में ये बता रहा हूँ कि हम सबको, और उसमें रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर कौन बदनाम होता है? गौ माता ही बदनाम होती है ना, कि परिणाम नहीं मिला। गलती किसकी थी? इंसान की। भुगतता कौन है? तो कहने का मेरा उद्देश्य यह है, किसी की बुराई नहीं करता, परंतु कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि हर चीज की एक पद्धति होती है। हर चीज की एक पद्धति होती है। जैसे ये मैंने लटकाया है ना, इसको कैसा लटकाया है? आप पढ़ रहे हैं ना। अब इसको ऐसा लटका दे तो क्या होगा? अब ऐसा क्यों नहीं लटकाया? उसकी पद्धति यह है, ऐसा लटकाने की पद्धति है ये। तो हर एक काम, प्रत्येक काम उसकी पद्धति से होगा। जैसे गोपालन है, उसकी मूल परंपरागत पद्धति है। आपने आगे के जो पुरखों के समय में तो गाय को कोई बांधता ही नहीं था। गाय को कोई बांधता ही नहीं था। जंगल में रोज सुबह घर से जाती थी, सबके अपने अपने घर से गाय निकलती थी। एक आध लड़का गांव का जो था वो पीछे चला जाता था और पूरे गांव की गाय एक साथ जाती थी। उसमें अच्छे अच्छे नंदी भी रहते थे और पूरे गांव की गाय एक साथ आ जाती थी। किसी मालिक को पता भी नहीं था कि मेरी कितनी गाय, ऐसी स्थिति थी। अपने आप सब हो जाता था। मुझे मालूम है, मेरी माता जी के पिताजी कहते थे कि जिस गांव में नंदी महाराज नहीं है ना, उस गांव का पानी भी नहीं पीना चाहिए। उस गांव में साधु कोई निवास नहीं करता जिस गांव में नंदी नहीं है, ऐसा वो बताते थे। और ये सच्चाई है। और नंदी पसंद करने का भी तरीका है। आप गोपालन में ये भी इसे ले लीजिए। जो लोग गोपालन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले गोपालन की मुख्य नस क्या है? मुख्य रेखा नंदी। एक नंदी जीवन में हजारों बच्चा दे सकता है। एक नंदी जीवन में हजारों बच्चे दे सकता है। अब नंदी कैसा होना चाहिए? कई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ देवनी और अपनी है ना मालवी निमाड़ी, उसमें भी गिर का नंदी ला के रख देते हैं। तो मैंने ये भी देखा है, राजस्थान के एक कोटा शहर में एक गायत्री परिवार की गौशाला है, 600-700 गाय है। वहाँ की हरियाणवी जैसी कुछ मिक्स नस्ल की गाय है, जो वहाँ की मूल नस्ल के बारे में उनको भी पता नहीं था। तो लगभग 250 किलो की गाय थी और गिर का बहुत प्रचार चला। तो वो गुजरात में आके गिर का नंदी ले गए और वो नंदी था लगभग 850 किलो का, लगभग 850 किलो का। तो वो एक नर्मदा धाम है, वहाँ में रुका था। तो वहाँ के लोग आए थे कि हमारी गौशाला में जो गाय बच्चा देती है वो मर जाती है।
जो गाय बच्चा देती है वो मर जाती है। तो मैं तो चकित हो गया। मैंने बोला पहले ये प्रोग्राम बाद में करेंगे, पहले सुबह सीधा उधर ही चलते हैं। तो उधर गए तो 600-700 गाय थी। पूरा अभ्यास किया। बाद में नंदी देखा, 2-3 मरे हुए बच्चे भी देखे। तो सच सामने ये आया कि गाय का वजन था 200 किलो, 250 किलो, और नंदी का था 800 किलो। तो जो नंदी 800 किलो का था, उसका रंग सूत्र, उसका जो जीन है ना, उसकी जैसे बच्चा की बनने की जो क्षमता है वो कम से कम 28 से 26 किलो की। क्या है? 28 से 26 किलो की, 28 से 36, सॉरी माफ़ करना, 28 से 36 किलो की। और जो गाय है उसकी कैपेसिटी है 18 से 20 किलो की। बच्चा बाहर निकलने की जो लाइन है गाय की, वो एक 1.25 फीट की होती है वो लाइन गर्भाशय की। उसकी कैपेसिटी है 18-20 किलो की। अब ये कैसी परिस्थिति हो गई वहाँ? मटके में खरबूज, जो मटके में तरबूज रखते हैं ना हम, वो मटके के साइज का हो जाता है अंदर जाके, फिर वो बाहर निकलेगा क्या? मटके का मुंह तो इतना ही होता है ना, खरबूज हो जाएगा अंदर बड़ा तरबूज। वो बीरबल का एक आइडिया है ना, वैसा हो गया। अब बच्चा अंदर जो बनता है वो बड़ा बनता है, उसका रास्ता जो है निकलने का उससे तो 10 किलो बड़ा बनता है बच्चा। अब कैसे बाहर निकलेगा? तो वो मेरे जीवन में भी मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि ऐसा होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि गोपालन में संवर्धन जो है वो बहुत मुख्य विषय है, और उसको पूर्ण रूप से डीप से समझना पड़ेगा। एक नंदी गौशाला के अंदर कैसा होना चाहिए वो भी लिख लीजिए आप। नंदी गौशाला का अग्रेसर महाराजा जैसा, नंदी गौशाला के अंदर, नंदी के अंदर गुण महाराजा जैसा होना चाहिए। जैसे गायों के झुंड में कुत्ता भी आया तो सबसे पहले नंदी वहाँ जाएगा, ऐसे गुण होना चाहिए। उसकी रहने चलने की रीत एकदम महाराजा जैसी होनी चाहिए। बाहर का व्यक्ति भी आया तो पहला खड़ा होकर उसके सामने वो जाएगा। ये हो गया स्वभाव। और संतुष्ट मन का नंदी होना चाहिए कि जैसे गाय एक बार ब्रीड हो गई तो अपने आप आ जाएगा वो वापिस अपने जगह पे। उसके बाद उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो 3-3 पीढ़ी से बीमार नहीं हुई है ना जो गौ माता, उसी के बछड़े को नंदी बनाना चाहिए। और उसकी माँ की दूध की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे मिल्क में, मिल्क रिकॉर्ड में। उसकी माँ का रिकॉर्ड, उसकी माँ के बाप का, और उसका बाप का, और बाप की माँ का। जिसकी आपके पास 7 पीढ़ी की जानकारी ना हो, 6 से 7 पीढ़ी की जानकारी ना हो, उसको कभी नंदी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि नंदी, ये संवर्धन भी एक ऐसा मुद्दा है, जैसे आपको प्लस 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 में जाना है तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी नस्लों में लागू होता है। भारत में अभी 42 नस्ल गवर्नमेंट रजिस्टर है, नेशनल हर्ड रजिस्टर सेंटर में, हिसार में ये है, भारत सरकार का केंद्र है नेशनल हर्ड रजिस्टर सेंटर। आप चाहो तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो और वहाँ से भी बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। दूसरा विषय यह है कि जो नस्ल की गाय है उसी नस्ल का नंदी होना चाहिए। ये महापाप है। जो नस्ल की गाय है उसी नस्ल का ही नंदी होना चाहिए। उसके बाद गोपालन में जो आपके वहाँ, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि हमारे वहाँ बछड़े जो जन्म लेते हैं वो बछड़े भी बिक जाते हैं। 1,40,000 से चालू होते हैं बछड़े। अभी एक हीरल करके गाय है, उसका बछड़ा बिका 5.5 लाख में 8 महीने का, और हमने लिया 11 लाख का। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं लेते हैं, हमने बछड़ा लिया 11 लाख का गोपालन के लिए। तो वो भी एक इनकम हो जाएगी, पर उसका भी शोषण नहीं करना है। ये बात तो बार बार ध्यान में रहेगी सभी को, क्योंकि गोपालन गाय एक ऐसी ऊर्जा है ब्रह्मांड की। आप उस लेवल की बात करना तो मुझे ठीक नहीं है लगता, पर गाय
एक सुरभि तत्व है। गो शब्द मतलब सुरभि तत्व, और पूरा ब्रह्मांड सुरभि तत्व से संचालित है। जैसे सुरभि तत्व पूरे ब्रह्मांड की सूक्ष्म एनर्जियों का खुराक है। वो कैसे, कभी विषय मौका मिलेगा तो वो भी बताऊंगा। सुरभि तत्व जो है वो खुश और संतुष्ट नहीं रहता। तो आप शायद कोई महाभारत पढ़े हैं इसमें से, तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह पांडव और कौरवों को गाय का भेद समझाते हैं। ब्रह्मांड के अंदर गाय का क्या रोल है उसमें बताते हैं कि गाय समग्र, जैसे 11 रुद्र और 8 वसु, रुद्रों की पुत्री है, वसुओं की बहन है। तो पुत्री और बहन तो शास्त्रों ने इसीलिए कहा है कि ये जो ब्रह्मांड का संचालन 11 रुद्र और 8 वसु करते हैं, तो उसको ये पौष्टिक करती है गाय, उसको सुरभि उसको पौष्टिक करती है। तो इसी कारण उसको माँ और बहन का दर्जा दिया है। तो कहने का मतलब है कि भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में पांडवों और कौरवों को समझाया था कि जिस आंगन में, जिस धरा पर गाय खुश नहीं रह सकती, वहाँ उसका परिवार, उसका मालिक, उसका समाज कभी खुश नहीं रह सकता। तो गोपालन जो करना है या तो नहीं करना है, या तो करना है तो संपूर्ण युद्ध की तैयारी से, संपूर्ण झोंक देना है, संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण समझदारी से, संपूर्ण रूप से, कभी कोई सस्ता नहीं देना है। आज से कहते हैं लोग दूध नहीं बेचना चाहिए, घी नहीं बेचना चाहिए, वो सब वैदिक जमाने में था। उस समय में भी आदान प्रदान होता था। जैसे किसी के पास 4000 एकड़ गोचर है और किसी के पास 5000 गाय है, तो वो आधी गाय देता था, ये आधा गोचर देते थे, वो आदान प्रदान ही हुआ। उस समय उस परंपरागत से समाज चलता था। समाज की रीतें युगे युगे बदलती रहती है, आज पैसों से चलता है। तो इस प्रकार से गोपालन के साथ बहुत सारे आयाम जुड़ सकते हैं। गोपालन से जो, जैसे अभी हम बनाते हैं, गोपालन से खेती करते हैं, उस खेती में जैसे चुकंदर का पाउडर बना के बेचते हैं 3000 रुपया किलो। चने होते ना, चने, उसको लगाओ जमीन में, 14 दिन के चने हो जाए तो ये हाई प्रोटीन है। जिस इंसान को, ह्यूमन बॉडी को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है ना, उसके लिए 1 चम्मच वो ब्रह्मास्त्र के तरह काम करेगा। तो 14 दिन का चना करके उसका भी पाउडर करके बेचो, 2500 रुपये किलो जाता है। मेथी दाना, जो देसी मेथी को उगाओ, 14 दिन का करो और उसको काट के पाउडर सुखा के बेचो, वो भी इंसुलिन का काम करेगा ह्यूमन बॉडी ने। करेला को लगाओ, करेला का पाउडर करके बेचो, वो भी ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन और कृमि रक्त शोधन का काम करेगा। तो इस प्रकार से शीशम के पत्ते का पाउडर बना के बेचो। कैंसर के प्रतिरोधक है शीशम, किसी भी प्रकार का, किसी भी स्टेज का कैंसर है, गाय के दूध के साथ शीशम के पत्ते पिलाओ, 100% ब्रेक लग जाएगी उसको। ये एलोपैथी ने भी माना है, इसके आपको गूगल में डाटा भी मिल जाएंगे इसके बारे में, इसके रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे। तो आप बेल पत्र के पाउडर करके बेचो, सिर्फ एक आधा चम्मच लेना है। जिसको शुगर है ना, डायबिटीज की बीमारी, उसको आधा चम्मच ही लेना है, वो खुद इंसुलिन का काम करेगा। बेल पत्र, जो बेल पत्ते है ना, वो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कृषि के अंदर करके बेच सकते हो। कृषि मतलब एक चीज नहीं है, गेहूं लगा दो तो लगा दिया, बात खत्म, बेच दो गवर्नमेंट रेट से और घर आ जाओ। कृषि मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उससे बड़ा दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं है। कृषि से बड़ा दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं है। लेकिन हमारी समझ छोटी हो गई, हम अपनी स्मृतियां भूल गए, ये परिस्थिति है। इसके कारण आज हमारी ये दशा है कि लोग कृषि में भी कंसल्टेंट्स रखते हैं। कृषि खुद अपने आप के अंदर एंटरप्रेन्योर है, कितने हजारों लोगों को सदियों से रोजगारी देती आई है कृषि। कृषि में आप क्या नहीं कर सकते हो। अभी देखो उधर एक स्टॉल लगा है, रागी का पापड़, उड़द का पापड़, चावल का पापड़, गेहूं का पापड़। गो आधारित कृषि से पैदा करो ये सब चीज, उसका ऐसी बाई प्रोडक्ट बना के। अभी उनको भी मैं बोल के आया कि आप उसको अमेरिका भेजो, अच्छे से अच्छे दाम से बेचो। जितना गोपालक के पास सात्विक और शोषण मुक्त पैसा आएगा, उतना गोपालक और किसान मजबूत बनेगा। उसके साथ अभी हमने एक काव एंड एग्रो टूरिज्म भी जोड़ा है।
अभी गाय के गोबर, 9 प्रकार की मिट्टी, 7 नदियों के जल, गोमूत्र, और उसमें अभी ये जो मैं सुगंधी वाड़ा बोल रहा हूँ ना, ऐसी 108 प्रकार की औषधि का लिपन होगा अंदर। मैदा, लकड़ी, गोबर, अश्वगंधा, ये सुगंधी वाड़ा, लेमन ग्रास, विक्स तुलसी, मेंथल, देसी तुलसी, काली तुलसी, ऐसी 108 औषधियों का लेपन होगा। कपूर, गूगल, लोबान, इसके अंदर ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिस प्रकार से ऋग्वेद में वर्णन है कि व्यक्ति उस कुटीर के अंदर जाएगा तो बाहर की दुनिया ही भूल जाएगा। उसके हम पैसा लेंगे डॉलरों में, आज से अमेरिका से बुकिंग है, रेडी है। ऐसा गर्भ संस्कार केंद्र बनाओ। हम लोग जो है ना अपनी ताकत को भूल के, ये जो लोग दिखावे की ताकत है ना उसी पे ही आ गए। आपको व्हाट्सएप में मिलेगा कोई कागज तो उसको आप मानोगे। अरे अपनी रामायण खोल के देखो, अपनी गीता खोल के देखो। दुनिया ने माना है कि गीता से बड़ा मोटिवेशनल ग्रंथ कोई नहीं है। भागवत गीता से बड़ा दुनिया में मोटिवेशनल शास्त्र कोई नहीं है। तो उसको तो हम अपनी जो चीजें हैं उसको विस्मृति में ही चले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं। आज से 1200 साल पहले बंदूक थी और मैंने देखी है, आज भी पड़ी है। आज से 1200 साल पहले बैलगाड़ी थी। आज से 1200 साल पहले लोहे की तोप थी, अपने जूनागढ़ में है, आओ दिखाऊं। 500 किलो की थी। 500 किलो की तोप कैसे बनी होगी लोहे की उस समय? अपने मीनाक्षी मंदिर है साउथ में, देहरादून में, मदुराई में, 4400 साल पुराना। उसकी डिजाइन देखो। आज का सीएनसी मशीन भी नहीं बना सकता, वीएमसी और सीएनसी में भी नहीं बन सकती। तो कहने का यहाँ मतलब मेरा यह है कि हमारा जो कृषि और गोपालन, उससे बड़ा जगत में कोई बिजनेस नहीं है। और इतना सात्विक और परम पवित्र बिजनेस है कि उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब लोग, मैंने थोड़ा सिग्नेचर वगैरह सीख लिया, बाकी सब लोग अंगूठे ही लगाते हैं। 9 लोग हैं, 9 के 9। फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूं। 13 देश के मुझे इनविटेशन है। अमेरिका में जो चालो गुजरात इवेंट होता है ना, जिसमें नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण मिला था और अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था, उसमें मुझे आमंत्रण मिला है। ऐसा 13 देश के आमंत्रण मेरे पास रेडी पड़े। तो मैं घमंड नहीं करता, परंतु मैं आपको यह कहता हूं कि यदि इस प्रकार से मनुष्य गाय से जुड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ये सच्चाई है, ये मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं। आज हमारा गांव में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, गांव में हमारे नाम का कोई बिजली बिल नहीं है, हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है। हमारे गौशाला के अंदर 92 लोग काम करते हैं। मैंने बताया ना, 4000 से लेके 74,000 तक के सैलरी है, एक की अलग अलग। और महीने का 30 लाख का टर्नओवर है। कोई कंपनी नहीं है, रजिस्टर है, ऑफिस डॉक्यूमेंट में सब है, लेकिन कोई शेड नहीं है, कोई गांव में ऑफिस नहीं है, कॉरपोरेट लेवल का कुछ नहीं है। रोज 2 गाड़ियां भर के लड़के सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। तो किसान और गाय ये हमेशा देने वाले रहे हैं, और देने के नज़र से ही देखना पड़ेगा। हम लोग अपनी ही शक्ति को भूल के इस प्रकार दोगले बन के चलेंगे ना, तो दुनिया हम पे हंसेगी। और मरने वाले राम और कृष्ण को अफसोस होगा कि ये मेरी धरती के लोग ऐसे हो गए। अब उनको भी मन को शांति नहीं होगी, क्योंकि हम विस्मृति में आते रहते हैं। कंटिन्यू डाउन 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 ही जाते रहते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी बनाया है, वैदिक गोपालन विद्या। वो देश की 12 भाषा में है। वैदिक गोपालन विद्या, आपको कोई छोटी मोटी समस्या है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में है, क्योंकि इतने कम समय में बहुत चीज़ें बताना संभव नहीं है। पर मैंने प्रयास किया, मेरे से जितना हो सकता था। उसके बाद हम लोग वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं। आज तक हम सिर्फ गोपालन की ट्रेनिंग देते थे, लेकिन अब एंटरप्रेन्योर की वो ट्रेनिंग भी चालू कर दी है कि एक किसान डायरेक्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकता है। उसमें हमारे जीवन में जो जो दुविधाएं आई थी, वो किसान को आने वाले समय में वो दुविधाएं न आए, उसके लिए हम वो भी सिखाते हैं।
और 10-12 हज़ार से ज़्यादा इंजीनियर ऑफिशियली हमारे पास ट्रेनिंग लेके गोपालक बने हुए हैं। एक तो आपके सामने ही खड़े हो जाओ, ये अंकित जैन, ये हमारे स्टूडेंट हैं। और कितने साल से यहाँ गौशाला चला रहे हो? 4 साल से बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से गोपालन कर रहे हैं। तो ऐसे ये कोई बेकार व्यक्ति नहीं था, उनका भी एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बहुत अच्छा चलता है। हल्दी, धनिया, जीरा ये सब एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। परंतु अपनी संस्कृति और अपने जीवन का आधार जो है गाय और कृषि, उसको यदि हम भूल के चलेंगे तो दुनिया में हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो बस ज़्यादा तो मैं नहीं, वो मनोज मिश्रा जी को मुझे कुछ गिफ्ट देना है, बुलाइए उसको। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन किसी को कुछ पूछना है तो 2-4 मिनट में फटाफट पूछ लीजिए। फिर मैं, समय हो गया शायद, मेरा वक्तव्य अभी समाप्त करता हूँ। नंबर वो दीदी बाद में दे देंगी। अभी आने वाली 3 अप्रैल से 6 अप्रैल गोपालन और 6 से 8 एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मिश्रा जी को मैं मेरी ओर से एक अपनी कंपनी का च्यवनप्राश गिफ्ट करना चाहता हूं, और एक वैशाली दीदी को भी एक लेते हो हो। और आप खूब ऐसे इवेंट करते रहे और देश भर में करिए। मैं तो कहता हूं आप राजकोट में भी आइए, अहमदाबाद में भी आइए, भोपाल में भी जाइए। ये भी एक गोपालन का और संस्कृति बचाने का अविभाज्य अंग है, क्योंकि जुड़ के काम होता है। अब इन्होंने ऐसा प्रयास किया तो हम सब लोग एक जगह पे मिले और 10, 15, 20 हज़ार लोगों ने इस चीज़ को देखा। तो मैं इनको भी आदर और सम्मान से देखता हूँ। और यहाँ से यदि कोई ऐसा इवेंट करने की प्रेरणा लेके जाते हैं तो वो भी हमारे लिए सम्माननीय और आदरणीय है। उसमें मनोज जी का, वैशाली दीदी का और हमारा यदि कोई सहयोग की ज़रूरत रहे तो उसमें भी हम सहयोग करेंगे, पर पैसा सा सहयोग नहीं करेंगे, हम मार्गदर्शन जरूर करेंगे। क्योंकि हम पैसे वाली बात को नहीं मानते। जैसे गाय को दान चंदा देते हैं लोग, तो गाय कभी दान चंदे का साधन नहीं है। गाय और किसानों को और समाज को पालती है। गाय के नाम पे दान चंदे वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए और गाय अपने दम पे खड़ी होनी चाहिए। ये हमारा मिशन है, शोषण मुक्त गोपालन बिजनेस। यही सूत्र को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और देश के सेवा में जो 12 भाषा में एप्लीकेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। फ़ोन करने का आग्रह बहुत कम करिए, क्योंकि मैं कभी कभी 6-7 दिन घर नहीं पहुंचता हूं तो फ़ोन बहुत कम उठाता हूं और बहुत कम रहता है फ़ोन मेरे पास। बस आप सब सहयोग करते रहिए। और यदि इस बात अच्छी लगी है तो और देश के कोने कोने तक पहुंचाइए और एक इसको जन आंदोलन बनाइए। और आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाइए, लेक्चर देना चालू करिए। और लोगों के, भगवान ने सबको एक एक खूबी दी है, एक एक हुनर दिया है। उस हुनर को समाज के सामने रखिए। और जब तक आप भारतवासी नहीं कहलाओगे, जब तक आपके पास जो मिला ज्ञान है वो दूसरे भारतवासी तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक आप सच्चे भारतवासी और हिंदुस्तानी नहीं है। ये मैं दावे से कहता हूँ, आत्मविश्वास से कहता हूँ। क्योंकि यदि ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हमें और लोगों को देना चाहिए। और देने से ये बढ़ता है, कम नहीं होता, उसका भी मुझे अनुभव है। और जो किसान खेत में खेती करते हैं वो सिर्फ खेत में अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे तो भी खूब लाभ होगा। सिर्फ शंखनाद से भी खेती हो सकती है, वो भी मैंने किया है। सिर्फ शंख बजाना सुबह शाम, बस सुबह और शाम 2 टाइम आप अच्छे से शंख बजा दो, उससे भी गोपालन, उससे भी कृषि हो जाएगी। वाह, ले वो बीजू। थैंक यू भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी का, दीदी का, आप सबका। आप सबने इतना प्यार दिया, मध्य प्रदेश के अंदर स्नेह दिया और मुझे हृदय से सुना, उसके लिए मैं जीवन भर आप सबका आभारी हूँ। और ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप मनोज भाई का, वैशाली दीदी का और उसकी पूरी टीम का मनोबल खूब बढ़ाइए और उसके सहयोग में खड़े रह जाइए। यही अपने असली भारतीयता, अपनी संस्कृति का पहचान है। भारत माता की जय। वंदे गो मातरम।